कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी डिबेट। कैसे हैं आप सभी? आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? आज मैं एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी डिबेट। जितना ज़्यादा आप लोग इस चैनल को लाइक करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे चैनल का उत्साह बढ़ता जा रहा है। आप लोगों के द्वारा इस कदर इस चैनल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि जगह जगह हर जबान पर इसके चर्चे होते जा रहे हैं और एग्ज़ाम को देखते हुए और काफ़ी समय से हमने अपने भारत से संदर्भित कुछ भी मैप प्रोवाइड नहीं करवाया है। हमने लगभग 4 महीने पहले कुछ मैप करवाए हैं, लेकिन अब हम आप लोगों के लिए एक लेकर के आए हैं मैप के माध्यम से एक बहुत ही बढ़िया वीडियो। आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों के सामने भारत का राजनीतिक मैप है माय डियर स्टूडेंट। बड़े ही ध्यान से एकाग्र होकर के एक एक बात को आप समझें, सीखें और ये आपके एग्जाम में आपको मदद करने वाली है। आप स्टडी अध्ययन का जो तरीका है उसको 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो शाब्दिक और एक चित्रात्मक। जब आपके दिमाग में शाब्दिक नहीं घुस रहा है या शाब्दिक जो अध्ययन है वो नहीं जा पा रहा है तो आप उसको चित्रात्मक रूप से भी अध्ययन करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा देश और इसकी राजधानियां वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले भारत का मुकुट कहा जाता है और ये लद्दाख है, लेह लद्दाख है ना। ये कौन सा है? लेह लद्दाख। तो ये आपको याद होना चाहिए। लद्दाख इसके क्षेत्र जो है बहुत ही ज़्यादा स्कैरसिटी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत कम वर्षा प्राप्त होती है। तो लेह लद्दाख आपका एक राज्य यहाँ हो जाता है ना। फिर इसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है और यहाँ पर देखिए लेह है, ठीक है। और फिर राजधानी जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर की आप समझेंगे तो एक तरफ है जम्मू और एक तरफ है श्रीनगर, है ना। तो 6 महीने जम्मू, 6 महीने श्रीनगर। फिर यहाँ हमारा हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला रहने वाली है। फिर पंजाब है और ये आपका हरियाणा है। इन दोनों की राजधानियाँ चंडीगढ़ है ना। पंजाब और हरियाणा की राजधानी का नाम चंडीगढ़ है। तो माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है और ये वीडियो 2 से 3 बार पहले तो देखिए और देखने के बाद ही फिर आपको एक ब्लैंक मैप लेना है और फिर इस मैप को बगैर देखे फील करने का प्रयास करना है। जितने सही आपके होते हैं वो आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे और जितने गलत होते हैं उन पर 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए रुकिए, सोचिए कहाँ गलती हुई, कैसे गलती हुई। जो आपने भरा है वो किस राज्य की राजधानी है या वो राज्य कहाँ है, ऐसे आप मंथन करेंगे तो आपको गलत होने वाले दोनों राज्य ही सही हो जाएंगे और आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, है ना। इसके बाद हम उत्तराखंड की बात करें तो ये आपका उत्तराखंड है और इसकी राजधानी देहरादून है। फिर हम देखेंगे यूपी, हमारा उत्तर प्रदेश, तो इसकी राजधानी लखनऊ है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे बिहार, यहाँ पर बिहार राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। और फिर हम देखेंगे यहाँ पर सिक्किम और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। और फिर हम आते हैं असम, ये हमारा असम राज्य है और यहाँ पर दिसपुर इसकी राजधानी है ना। और फिर ये जो यहाँ डार्क आप देख रहे हैं ये है आपका मेघालय। मेघालय ये वो स्थान है जो संसार में सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों में से एक है। भारत का सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान यही है, एशिया का सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान यही है, विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान में से यही है ना। फिर इसके बाद यहाँ मेघालय है। तो मेघालय की राजधानी का नाम क्या है? मेघालय की राजधानी का नाम क्या है भाई? कौन बताएगा? मेघालय की राजधानी का नाम है शिलोंग, है ना। क्या है नाम? शिलोंग। फिर हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है ईटानगर। और फिर आता है यहाँ पर नागालैंड, नागालैंड की राजधानी का नाम है कोहिमा। और मणिपुर, मणिपुर की राजधानी का नाम है
इम्फाल, और मिजोरम की राजधानी का नाम है आइजोल, और त्रिपुरा की राजधानी है ये, और त्रिपुरा की राजधानी का नाम है अगरतला, है ना। तो डियर स्टूडेंट देखिए, इनको 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। कैसे? 1 त्रिपुरा, 2 मिजोरम, 3 मणिपुर, 4 नागालैंड, 5 अरुणाचल प्रदेश, 6 असम और 7 मेघालय। ये जो 7 सिस्टर्स हैं, ये किसी भी एग्जामर जो एग्जाम सेट करता है, जो पेपर सेट करता है, उसकी पहली प्रेफरेंस होती है और वो यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का प्रयास करता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल की राजधानी यहाँ कोलकाता है। और फिर यहाँ झारखंड है, और झारखंड की राजधानी जो है वो रांची है। और यहाँ पर हमारा उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ठीक है। और यहाँ हमारा छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया आपका ये वीडियो रहने वाला है। इसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं, तो वो ये है आंध्र प्रदेश, और इसकी राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है बताइए? अमरावती। तो क्या है? तो डियर स्टूडेंट, आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम है अमरावती, है ना। फिर इसके बाद यहां आता है तेलंगाना, और तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। अब हम आते हैं तमिलनाडु में, और तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। और फिर हम केरल में आते हैं, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अब हमारा कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक की राजधानी का नाम है बंगलुरु। और महाराष्ट्र जो हमारा राज्य है, इसकी राजधानी का नाम है मुंबई। इसके बाद हमारा जो बीच में स्थान है वो है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, और इसकी राजधानी है भोपाल। अब हम देखते हैं गुजरात, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। फिर हमारा है राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी का नाम आपको पता है जयपुर। तो ये हमारी भारत की मुख्य भूमि के राज्य, और इसी के साथ ही यहाँ हमारा जो द्वीप समूह है, इसका नाम है यहाँ हमारा जो द्वीप समूह है, इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो ये पॉइंट है, इसको हम क्या कहेंगे? ये आपको पता होना चाहिए, इंदिरा पॉइंट है। ये अब जलमग्न है। और फिर यहाँ पर जो इसकी राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है ना। और भारत की मुख्य भूमि का जो अंतिम बिंदु है वो कन्याकुमारी है, वो यहाँ मौजूद है। और इसी के बाद फिर अरब सागर में, ये इधर का जो पोर्शन है, यहाँ पर अरब सागर है। और अरब सागर में जो हमारे आइलैंड है, जो हमारे द्वीप समूह है, वो है लक्षद्वीप। और डियर स्टूडेंट, प्रश्न ये भी बनता है कि लक्षद्वीप की सबसे कम दूरी भारत के किस राज्य से है, या कौन सा राज्य सबसे ज्यादा नजदीक है? तो वो माय डियर स्टूडेंट है केरल। केरल राज्य के सबसे नजदीक है लक्षद्वीप, है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इस बात का। और लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। इसी तरह से जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये कहाँ है? बे ऑफ बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के नीचे का जो ये हिस्सा है। और ये जो ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है, इधर जो आपका जितना भी पानी का रीजन है, जितना भी पानी का क्षेत्र है, ये है आपकी बंगाल की खाड़ी, है ना। और फिर इसके नीचे बंगाल की खाड़ी के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ है इंडियन ओशियन, है ना। तो इंडियन सी है यहाँ पर, तो आप ये ध्यान रखें, हिंद महासागर जिसे कहते हैं। अब हम देखते हैं हमारे कुछ पड़ोसी क्षेत्र। आप लोगों को यूनियन टेरिटरी का भी इंतजार होगा, पंडिचेरी है यहाँ पर। फिर इसके बाद आप क्या देखेंगे? भुवनेश्वर है यहाँ पर। भुवनेश्वर के बाद आपको क्या मिलने जा रहा है? और यहाँ पर आपका जो है चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप है। फिर यहाँ पर आपका जो है लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है, ये आपको पता होना चाहिए, जो आपकी यूनियन टेरिटरी है ना। अब हम क्या देखेंगे? एक दिल्ली है जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण यूनियन टेरिटरी है, वो आपको पता होना चाहिए। अब हम इसके पड़ोसी देश देख लेते हैं साथ के साथ। तो यहाँ पर श्रीलंका है,
भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो पॉइंट है, यहाँ पर राम सेतु भी है और यहाँ पर मन्नार की खाड़ी भी है। इसी क्षेत्र को ही पाक जल डमरू भी कहते हैं डियर स्टूडेंट। और जो भारत की सबसे ज्यादा सीमा लगती है वो बांग्लादेश है, और ये जो बांग्लादेश है इसकी सीमा भारत के साथ सबसे ज्यादा लगती है। यहां पर है म्यांमार, है ना, म्यांमार। यहां म्यांमार है जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, फिर इधर जो है सुमात्रा और जावा, इस तरह के जितने भी ये आइलैंड है वो यहाँ आ जाते हैं। इंडोनेशियन जो यहाँ पर द्वीप है वो है ना, यहाँ पर इंडोनेशियन द्वीप है। फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे कि ये हमारा भूटान है, यहां पर चाइना है, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है ना, ये तिब्बत वाला क्षेत्र है, तिब्बत है यहां पर, और ये नेपाल है। फिर यहां पर भी चाइना है, और ये जो क्षेत्र है ये आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद ये एक अफगानिस्तान की भी सीमा लगती है। यहां से देखिए, यहां बस कुछ किलोमीटर यानी कि 117 किलोमीटर ही सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ भारत की लगती है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे पड़ोसी देश। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाली है। बड़े ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, समझना है, एक एक पॉइंट आपके काम आने वाला है। फिर डियर स्टूडेंट, कुछ और भी बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी निकलती है गंगा नदी, जो यूपी होते हुए बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल से, एक धारा उसकी बंगाल की जो एक धारा है उसकी बांग्लादेश में चली जाती है, और दूसरी जो धारा है वो आपकी पश्चिम बंगाल से कोलकाता की तरफ बंगाल की खाड़ी में आ मिलती है ना। फिर इसी के पास से ही उत्तराखंड में एक और नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना नदी, और यह संगम नामक स्थान यूपी में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है ना। और इन्हीं के साथ ही बहुत सी नदियां हैं, गोमती नदी है, गंडक नदी है, घग्गरा नदी है, कोसी नदी है। ये नदियां इसमें आकर के इसकी सहायक नदी हैं, जैसे एक सोन नदी है, दामोदर नदी है, ये सब इसी नदी में मिल जाती है ना। फिर इसके बाद देखिए, यहाँ जो पॉइंट है मानसरोवर, मानसरोवर से यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जो कि सांगपो के नाम से जानी जाती है चाइना तिब्बत क्षेत्र में, और जब ये अरुणाचल से भारत में एंट्री करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ये नदी जब बांग्लादेश में आ जाती है तो इसको क्या कहेंगे, जमुना कहेंगे। गंगा नदी जो बांग्लादेश में आती है इसको यहाँ पर पद्मा कहेंगे, और जब ये दोनों मिलकर एक धारा के रूप में नीचे बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं तो इसको मेघना कहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहीं से ही एक नदी जो है कौन सी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है, और ये पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान से खैबर होते हुए, पाकिस्तान का जिला है एक खैबर, खैबर से होते हुए ये अरब सागर में मिल जाती है। इसी में ही पंचनद नदियां भी मिलती हैं। पंच नदी जो नदियां हैं वो कौन सी हैं, सतलुज है, चेनाब है, झेलम है, व्यास है और रावी है ना। सतलुज, चेनाब, झेलम, व्यास, रावी। जो झेलम है वो आपकी जम्मू कश्मीर में है, इन पांचों नदियों में सबसे ऊपर, और जो सतलुज है वो आपकी कहां से निकलती है, पंजाब से होते हुए, और ये पांचों नदियों में सबसे नीचे। फिर इसके बाद व्यास, रावी और चिनाब आती है ना। फिर इसके बाद आप देखेंगे एक लूनी नदी है वो राजस्थान से है, और फिर एक माही नदी भी है, ये भी अरब सागर में मिलती है। यहां से अमरकंटक से एक नर्मदा नदी निकलती है, वो भी अरब सागर में मिलती है। और अमरकंटक के बाद फिर एक सतपुड़ा पर्वत आता है, उसके बाद नीचे की तरफ एक तापी नदी निकलती है, वो भी अरब सागर में मिल जाती है। और यहां आपका जो है साबरमती नदी बहती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं एक मानस नदी है जो असम में बहती है, और मानस रिजर्व बना हुआ है उसके किनारे पर मानस राष्ट्रीय उद्यान। और फिर यहाँ पर महानदी है जो आपकी ओडिशा में बहने वाली नदी है। इसके बाद आपकी गोदावरी नदी है जो कि महाराष्ट्र से निकलती है, और वो भी कहां से, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर जिले के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर की
पहाड़ियों से ये नदी निकलती है और ये आंध्र प्रदेश के रास्ते बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। फिर इसके बाद आपकी महाबलेश्वर पहाड़ियां जो महाराष्ट्र में है, यहां से कृष्णा नदी निकलती है और यह भी आंध्र प्रदेश के रास्ते कहां चली जाती है, कर्नाटक होते हुए आंध्र प्रदेश से ये भी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। फिर इसके बाद आपकी कावेरी नदी है, एक कावेरी नदी भी तमिलनाडु के रास्ते होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये नदियां हैं डियर स्टूडेंट, इनको अच्छे से देखना है, समझना है, पढ़ना है और एक ब्लैंक मैप में आप इनको जरूर से जरूर करने का प्रयास करें। फिर यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा यानी कि 350 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त वाला स्थान है ये। इसी के साथ एक स्थान यहाँ भी है जो कि सर्दियों के समय में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। और फिर इसी तरह से एक केरल का जो ये हमारा वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वर्षा प्राप्त होती है ना। फिर सबसे कम वर्षा वाला स्थान ये है जो 50 सेंटीमीटर से कम है और जो थार मरुस्थल का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। फिर हम देखते हैं लगभग 100 सेंटीमीटर यानी कि 70 से 50 से ऊपर वाले 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान है, वो आपके कहां से कहां तक होंगे, तो वो आपके दक्षिणी हरियाणा से लेकर के और पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश का काफी हिस्सा और यहां पर आपको दर्शाना है 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान। अब आप 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान देखेंगे तो वो आपका ये सारा जो भारत है, यहाँ मुंबई आ जाएगा, इधर से मुंबई, और फिर ये जो हिस्सा बच जाता है ये सारा 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला स्थान है। और बिहार में काफी तबाही मचाती है कोसी नदी, ये भी आपको ध्यान रखना है, और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी, ये भी ध्यान रखना है ना। और 200 से ज्यादा वर्षा वाला जो स्थान है वो आपका असम है, और यहाँ पर ये जो नीचे के राज्य हैं यहाँ पर है, और यहाँ आपको हमने पहले ही करवा दिया था। तो डियर स्टूडेंट ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर हम देखते हैं खाड़ियाँ, तो यहाँ पर हमारी बंगाल की खाड़ी रहने वाली है। फिर मन्नार की खाड़ी मैंने आपको बताई। एक खाड़ी यहाँ है जो आपकी कच्छ की खाड़ी, नहीं सॉरी, यहाँ पर आपकी खंबात की खाड़ी है। और फिर यहाँ पर जो शेर का मुंह बना हुआ है, इसके अंदर जो खाड़ी है ये है आपकी कच्छ की खाड़ी, है ना। और कच्छ की खाड़ी के बाद फिर हमारे जो मेन बातें हैं वो कौन सी रहने वाली हैं, तो देखिए कुछ क्या बोलते हैं हमारे कंजर्वेशन राष्ट्रीय उद्यान। तो हम बात करें दची ग्राम है यहाँ, दची ग्राम के बाद फिर हम बात करें जो कार्बेट पार्क है, नेशनल कार्बेट पार्क है, जिसे हम हेली पार्क भी कहते हैं, तो वो कहाँ है, वो यही है उत्तराखंड में। और जो हमारा सुल्तानपुर है वो यहाँ है गुरुग्राम में, और कालेसर है वो यहाँ है यमुनानगर में। और इसी के ही साथ फिर बांधवगढ़ है, और केवला देव है, किसली है, ये बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं हमारे देश में, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पर सिंपली पाल है, तो ये भी उड़ीसा में आपको देखना है। इसी तरह से यहाँ आपको मानस राष्ट्रीय उद्यान बताया था हमने। और फिर यहाँ पर एक सिंग वाला जो गैंडा है वो भी पाया जाता है असम में। और जो पेरियार बांध है, पेरियार कंजर्वेशन राष्ट्रीय उद्यान जिसे कहते हैं, वो आपका केरल में है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत से शिवाजी नेशनल पार्क है, ये आपका महाराष्ट्र में है, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। तो डियर स्टूडेंट एक नदी और है रिहंद नदी, जो कि यहाँ पर है, और ये भी गंगा नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी। तो आप लोगों को हमने ज़्यादातर प्रयास किया है ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने का मैप के माध्यम से। अगर ये मैप आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो 5 नंबर आपके बहुत ही आराम से आपको मिलने वाले हैं। अब मैप 10th क्लास में पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थान दर्शाइए जो गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थान आप दर्शाने से पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गुजरात राज्य है कौन सा। तो डियर स्टूडेंट ये तो अभ्यास से पता चलेगा, और गुजरात में लोथल है, आप इसको दर्शा सकते हैं, है ना। राजस्थान है कालीबंगा, जैसे कि आप राजस्थान में भी दर्शा सकते हैं। फिर
फिर पंजाब है, पंजाब में भी आप दर्शा सकते हैं। तो यहां पर जम्मू कश्मीर को भी आप दर्शा सकते हैं, अगर पूछा जाता है आप वो दर्शा सकते हैं। ये कह दे बनावली, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल रहा है बनावली, वो कहाँ है, फतेहाबाद में, आप यहां दर्शा सकते हैं। वो कह दे भरडाना, तो वो भी दर्शा सकते हैं। वो कह दे डबवाली, तो आप दर्शा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। ये कह दे कि भाई कृष्णा नदी घाटी को दर्शाइए, तो कृष्णा नदी घाटी को आप कैसे दर्शाएंगे? महाबलेश्वर की पहाड़ियां महाराष्ट्र से निकलती हैं और इन पहाड़ियों से ये नदी निकलते हुए आंध्र प्रदेश में आती है और यहां पर आपको जो है ये जो है घाटी आपको दर्शा देनी है ना। तो ये इस बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसानी से 5 नंबर आप ले सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हुए अभ्यास करें तो। अब यहां पूछा जा सकता है कि भाई नेपाल की राजधानी का नाम क्या है, तो काठमांडू है। भूटान की राजधानी है और बांग्लादेश की राजधानी है, इनको आप ध्यान रखें, है ना। थिम्पू आपको पता होना चाहिए और ढाका है, आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर पाकिस्तान की राजधानी का पता होना चाहिए, अफगानिस्तान की राजधानी का भी पता होना चाहिए, चाइना की राजधानी है उसका भी पता होना चाहिए और तिब्बत जो क्षेत्र है ना, जो म्यांमार है, इसका पता होना चाहिए, श्रीलंका है, इसका पता होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, हमने ज़्यादातर एक इस छोटी सी वीडियो में पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से मैप समझाया जाए। फिर भी सेपरेट रूप से हम जरूर लेकर के आएंगे और डिटेल से आपको नदियों के विषय में जानना है तो हमारी पहले की वीडियो हमने अपलोड की हुई है, आप उनको देख सकते हैं। और आपको अगर माउंटेन्स के विषय में, पर्वत के विषय में जानना है तो आप पर्वतों वाली जो मैप की वीडियो है वो देख सकते हैं। आप लो अयस्क की जानना चाहते हैं, हमने वो भी अपलोड की हुई है जिसमें मिनरल्स यानी कि खनिज के विषय में बताया गया है और जो वर्षा है उसके विषय में भी हमने वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखी है और जो हमारे वन हैं वो भी हमने आपको बताया है, तो आप एक एक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ये केवल एक छोटा सा रिवीजन मात्र है कि जो स्टूडेंट काफ़ी समय से हमने इस वीडियो का अध्ययन नहीं किया, इस मैप का अध्ययन नहीं किया, वो एक बार इनको अच्छे से देख ले, समझ ले और उनकी यादें ताज़ा हो जाएं। इसलिए मैं ये एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए मैप के द्वारा लेकर के आया हूँ। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको लगा है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाली है, 5 नंबर लेकर के आएगी, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक और शेयर करें और जितने भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस के नोटिफिकेशन आगे भी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जिन स्टूडेंट के एग्जाम हो चुके हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों को आपकी मेहनत का फल मिले और जिन स्टूडेंट के एग्जाम होने जा रहे हैं या कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आए हैं। 1-2 क्वेश्चन या मैक्सिमम 3 से लेकर के 5 क्वेश्चन तो जो है हमारी मुद्रा से पूछे ही जाते हैं और यहाँ पर लोक वित्त विभाग के द्वारा ये क्वेश्चन जो हैं दिए गए हैं और यही 15-20 क्वेश्चन होते हैं, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पेपर में आता रहता है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पाएं और आप मेरिट में आसानी से आ पाएं तो उसके लिए आप वीडियो को कंप्लीट देखें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, तथा आप लोगों को लगे कि अगर वीडियो में दम है और आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है तो बीच में एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक करना न भूलें। तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ने किस वर्ष 22 वर्षों के अंतराल के बाद 1000 का नोट का पुनः प्रचलन किया? पूछ रहा है कि 22 वर्षों के बाद रिजर्व बैंक ने किस वर्ष 1000 का नोट फिर से चला दिया? तो देखिए, ऑप्शन 1 है 2000, ऑप्शन 2 है 2002, ऑप्शन 3 है 2004, ऑप्शन 4 है 2006। तो यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन 1 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहां पर स्थित है? इंडियन
या इंडिया। सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर स्थित है? जहां डाक संबंधित लेखन सामग्री की छपाई की जाती है। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय निगमों और प्रतिभूति पत्रों की भी छपाई की जाती है। मतलब सरकारी कार्यों में यूज किए जाने वाले सभी तरह के कागज की छपाई कहाँ की जाती है, ये पूछा है। तो देखिए ऑप्शन 1 है नासिक, ऑप्शन 2 है हैदराबाद, ऑप्शन 3 है देवास और ऑप्शन 4 है होशंगाबाद। तो क्या आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखना, और वो है नासिक में, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, 50, 100, 500 और 1000 के नोटों की छपाई कहाँ पर की जाती है? तो ये एक बहुत ही खुफिया बात होती है और ये पूछा गया है कि इन नोटों की छपाई कहाँ की जाती है। ऑप्शन 1 है नासिक, ऑप्शन 2 है देवास, ऑप्शन 3 है शाहबनी, ऑप्शन 4 है होशंगाबाद। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन और इसका आंसर भी है ऑप्शन नंबर 1 नासिक। तो ये नासिक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवास किस राज्य में स्थित है जहां उच्च मूल्य वर्ग के नोट छापे जाते हैं? तो बड़े नोट छापे जाते हैं और वो है देवास, और पूछा है किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन 1 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 3 है कर्नाटक और ऑप्शन 4 है आंध्र प्रदेश। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, अत्याधुनिक करेंसी नोटों के लिए प्रसिद्ध शाहबनी, अत्याधुनिक करेंसी नोटों के लिए प्रसिद्ध शाहबनी व सालबोनी किस राज्य में है? ये दोनों स्थान पूछा है और देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन 1 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 3 है बिहार, ऑप्शन 4 है मध्य प्रदेश। 5 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद किस राज्य में है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी। होशंगाबाद पूछा है, इसमें सिक्योरिटी पेपर मिल है। तो राज्य देखते हैं कहाँ है। ऑप्शन 1 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 है हैदराबाद, ऑप्शन 3 है कर्नाटक, ऑप्शन 4 है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 6 और इसका आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्कों के उत्पादन के लिए भारत सरकार के द्वारा कहां पर टकसाल स्थापित की गई? तो देखिए जहां सिक्के छापे जाते हैं उस स्थान को टकसाल कहते हैं और भारत सरकार ने ये टकसाल कहां स्थापित की ये हमें बताना है। ऑप्शन 1 है मुंबई, ऑप्शन 2 है कोलकाता, ऑप्शन 3 है हैदराबाद, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। 7 नंबर क्वेश्चन है। मुंबई में भी है, कोलकाता में भी है, हैदराबाद में भी है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे नवीनतम सिक्का उत्पादन करने वाली टकसाल कौन सी है? तो सबसे नवीनतम सिक्का उत्पादन करने वाली जो टकसाल है वो पूछा है। ऑप्शन 1 है मुंबई, ऑप्शन 2 है कोलकाता, ऑप्शन 3 है हैदराबाद और ऑप्शन 4 है नोएडा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ऑप्शन नंबर 4 है नोएडा। नोएडा सबसे नवीनतम सिक्का उत्पादन करने वाली टकसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 रुपए तथा उससे अधिक के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 2 रुपए और उससे अधिक के जो नोट होते हैं उन पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? हस्ताक्षर किसके होते हैं देखते हैं। ऑप्शन 1 है राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 है RBI या रिजर्व बैंक के गवर्नर और ऑप्शन 3 है वित्त मंत्री, ऑप्शन 4 है वित्त सचिव। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर है RBI का गवर्नर, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ATM का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम बताना है। ऑप्शन 1 है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी माइंड, ऑप्शन 2 है ऑटोमेटिक ट्रेलर माइंड, ऑप्शन 3 है ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन, ऑप्शन 4 है ऑटोमेटिक टाइम मनी।
तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष SLR की न्यूनतम सीमा समाप्त कर दी गई है? तो न्यूनतम सीमा समाप्त कर दी गई है SLR की, और वो किस वर्ष हुई है वो हमें बताना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है 2004, ऑप्शन नंबर 2 है 2005, ऑप्शन नंबर 3 है 2006, ऑप्शन नंबर 4 है 2007। तो 11 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दामोदरन समिति किससे संबंधित है? दामोदरन समिति का संबंध पूछा है। ऑप्शन 1 है बैंकिंग सेवाओं में सुधार से, ऑप्शन 2 है वित्तीय क्षेत्र कानूनों में सुधार से, ऑप्शन 3 है मौद्रिक नीतियों की समीक्षा से, और ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी से। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है उपरोक्त सभी से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है, नोट पर कितनी भाषाओं में नोट का मूल्य लिखा होता है? तो सभी नोट पर मूल्य लिखा होता है और ये बताना है उस नोट पर कितनी भाषाओं में उसका मूल्य लिखा होता है। ऑप्शन 1 है 15, ऑप्शन 2 है 18, ऑप्शन 3 है 19, ऑप्शन 4 है 22। तो आपको बताना है कितनी भाषाओं में ये मूल्य लिखा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 15 भाषाओं में लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, किस नोट पर संसद भवन का चित्र अंकित है? तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो किस नोट पर संसद भवन का चित्र जो है अंकित है, ये पूछा है। प्रत्येक नोट पर कोई ना कोई चित्र अंकित है और वो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है 20 रुपये, ऑप्शन 2 है 50 रुपये, ऑप्शन 3 है 100 रुपये, ऑप्शन 4 है 500 रुपये। तो 14 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर है 50 रुपये, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी की फोटो वाले किस नोट पर गांधी जी की दांडी यात्रा दिखाई गई है? तो गांधी जी की फोटो वाला एक नोट है और उसी पर ही गांधी जी की दांडी यात्रा दिखाई गई है, वो आपको बताना है। ऑप्शन 1 है 100, ऑप्शन 2 है 500, ऑप्शन 3 है 1000 और ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। 15 नंबर क्वेश्चन है और आंसर है ऑप्शन 2, 500। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में दूसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा बैंक पूछा है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है SBI, ऑप्शन 2 है PNB, ऑप्शन 3 है SBBJ और ऑप्शन 4 है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर है PNB। पहले नंबर पर SBI, दूसरे नंबर पर PNB। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सहकारी बैंकों का ढांचा कितने स्तरीय हैं? तो भारत में सहकारी बैंकों का ढांचा पूछा है, कितने स्तरीय है? ऑप्शन 1 है 1 स्तरीय, 2 है द्वितीय स्तरीय, 3 है त्रिस्तरीय और 4 है चतुर्थ स्तरीय। तो यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 2, द्विस्तरीय। और हमारी वीडियो का बहुत ही जबरदस्त ये क्वेश्चन और वो लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसके लिए हम आपको समय देंगे कि आप स्वयं इसका जवाब हमें दें। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर स्थापित किया जाता है? केंद्रीय सहकारी बैंक को किस स्तर पर स्थापित किया जाता है? ऑप्शन 1 है राज्य स्तर पर, ऑप्शन 2 है जिला स्तर पर, ऑप्शन 3 है पंचायत स्तर पर और ऑप्शन 4 है स्थानीय स्तर पर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको स्वयं देना है। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका सही जवाब देने वाले स्टूडेंट्स के नाम हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे। पहले आधे घंटे में, वीडियो के अपलोड होने के पहले आधे घंटे में जितने भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर देंगे उनका नाम हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में ही दे देंगे। और रही बात लास्ट वीडियो में जवाब देने वाले स्टूडेंट्स के नाम, तो उनके नाम इस प्रकार हैं।
बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। आरुषि जी हैं, बहुत ही अच्छे से उन्होंने जवाब दिए हैं सभी क्वेश्चन के। रीजनिंग के क्वेश्चन थे हमारे लास्ट वीडियो में, तो कामना करेंगे कि उनकी सभी जो एफर्ट हैं, जो एग्ज़ाम वो दे रहे हैं, उनमें सक्सेस उनको मिले। उसके बाद अनुराधा जी हैं, प्रियंका जी हैं, प्रियांशी जी हैं, और फिर रवि हैं, गोविंद हैं, वंश है, मोहित है, जतिन है, और फिर इसके बाद हमारे पास है नैन्सी है। फिर उसके बाद बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट हैं। आप लोगों को क्या बताएं कि रेखा है, राज रानी है, उर्वशी है, इन सभी ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिए हैं। और कुछ स्टूडेंट हैं जिनके एक एक जवाब जो हैं वो गलत हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी बड़े अच्छे से एफर्ट लगाया है। विकी है, सोहेल है, धर्मेंद्र है, विजय पाल है, धीरेन्द्र है, मनीषा है, निशा है, काजल है, नितिन है, जतिन है, देशराज है, विवेक है। ये सभी स्टूडेंट हमारे बड़े अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हम प्रार्थना करते हैं सरस्वती माता से, इन्होंने जो एफर्ट अपनी तैयारी में लगा रखा है उससे 2 गुना करके एफर्ट सरस्वती माता इनको कामयाब करने में जरूर लगाए। तो इसी के साथ हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि आने वाली वीडियो हमारी और भी ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है, और अगर आप उस वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक कमेंट शेयर भी करते रहें। जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनको हम आमंत्रित करते हैं इस चैनल पर, अगर वो अपना सुनहरा भविष्य बनाने जा रहे हैं तो। हमारी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आ रही है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय सेक्टर रहेगा, उसके संबंध में हम आपसे 15 से 20% क्वेश्चन जरूर करवाएंगे। तो देखिए, इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।